अब उसमें आ रहा है, इंटरनली आ रहा है या एक्सटर्नली आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, हम उसको बोलेंगे एक्साइटिंग फोर्स। हम उसके मास को बोलेंगे m, उसके स्टिफनेस को बोलेंगे k और उसके डैम्पनिंग को बोलेंगे c। तो इस टाइप से होगा क्या कि ये जो वाइब्रेशन इसके अंदर इंड्यूस होगा, ये इसकी जो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर ये फोर्स ना होता तो ये मशीन जिस कंडीशन में चल रही थी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ट्रेंड दे रही थी, बट ये फोर्स आने से होगा क्या, वो अपने ट्रेंड से डेविएट करेगी। एंड दिस इज द थिंग जो मैंने आपको बोला था कि हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या करते हैं, ट्रेंड मॉनिटर करते हैं। अगर कोई मशीन हमारी ट्रेंड में चल रही है, मतलब उस मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी वो ट्रेंड से अलग होगी तो उससे हमको पता लग जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पर मेरे दो कंसेप्ट आते हैं जो बहुत यूनिवर्सल है और बहुत बेसिक है। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है कि एक्साइटिंग फोर्स होगी, मास होगा, स्टिफनेस होगी एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा। अब इन चारों में से ये जो रेड वाला है ना, एक्साइटिंग फोर्स, ये कर क्या रहा है, दिस इज ट्राइंग टू कॉज द वाइब्रेशन। ये अकेला एक ऐसा फैक्टर है मेरा जो वाइब्रेशन उस मशीन में डालना चाह रहा है, बल्कि बाकी जो तीन फैक्टर है मेरे, स्टिफनेस और मास और डैम्पनिंग फोर्स मतलब सी, ये तीनों फैक्टर क्योंकि मशीन के हैं, तो मशीन कह रही है नहीं मुझे चेंज नहीं होना, आई वांट टू बी इन व्हाट सिचुएशन आई एम हैविंग प्रेजेंट एट प्रेजेंट। सो ये तीनों फैक्टर्स उसको अपोज कर रहे हैं। तो हमारी किसी भी मशीन में क्या होगा, ये तीनों फोर्स कैसे ओवरकम कर पा रहे हैं हमारी एक्साइटिंग फोर्स को, यही हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारे तीनों फोर्स एक्साइटिंग फोर्स को बैलेंस आउट करते रहेंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे तो हमारी मशीन ट्रेंड में चलेगी, हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी मशीन हम बोलेंगे इट इज रनिंग इन नॉर्मल कंडीशन। बट जैसे ही ये हमारा एक्साइटिंग फोर्स जो होगा, जो वाइब्रेशन कॉज कर रहा है, वो इन तीनों को ओवरकम करने लगेगा, तो वहीं पर हम बोलेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग। तो पहला कंसेप्ट हमारा ये था। सेकंड कंसेप्ट इज दैट कि वाइब्रेशन चेंजेस रिवील द कंडीशन ऑफ द मशीनरी। जैसे हमने बोला कि वाइब्रेशन में क्या चेंज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, उसका फेज चेंज हुआ, ये चीजें हम थोड़ा डील करेंगे। बट क्या चीज हमारी वाइब्रेशन में चेंज हुई, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, क्या चीज चेंज हुई, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, क्या चीज चेंज हुई, वो चीज हमारी बताएगी कि कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मशीन 2 mm/सेकेंड की वाइब्रेशन पे चल रहा था, इट बिकम्स 20 mm/सेकेंड, तो मैं बोलूंगा कि अरे ये तो मार्जिनल हो गया। बट अगर वो 200 हो गया तो मैं बोलूंगा अरे नहीं ये तो क्रिटिकल हो गया। तो उसकी कंडीशन क्या है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि उसके वाइब्रेशन में कितना चेंज आया है। बट एक फैक्टर है वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आया है ये बताएगा कि किस वजह से उसमें वाइब्रेशन आया है। मींस वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील द कॉज ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास हम आगे डील करेंगे जैसे कि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई या मैक्सिमम वेलोसिटी आई 20 mm/सेकेंड, बट वो मेरी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वलेंट आई, मतलब 1x ऑफ आरपीएम आया या 2x ऑफ आरपीएम आया या 0.5x ऑफ आरपीएम आया या किस जगह पर आया या नॉन हार्मोनिक आया, कैसा भी आया। वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका कॉज क्या था। और वंस वी नो, हमें पता है कि जब हमें पता लग गया कि कितना वाइब्रेशन चेंज हुआ और क्या उसका सोर्स है और क्या उसका कॉज है, तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये मैंने मतलब कुछ डॉट्स में बोलता हूँ इन्हें कि ये 5 डॉट्स हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बड़ी बेसिक सी बातें हैं, सबको पता होता है, बट एक्चुअली अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे ना तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस है। ये सबको पता होंगे कि ऑल रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स वाइब्रेट। कोई भी चीज अगर रोटेट हो रही है या रेसिप्रोकेट हो रही है देन इट विल बी वाइब्रेटिंग। अब वो कितना वाइब्रेट कर रही है उससे मतलब नहीं है, बट इट विल बी वाइब्रेटिंग, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे हम लोगों को लगता है कि हम कैसे अपना फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हैं रियल टाइम सिनेरियो में। इसमें एक बहुत अच्छा सा एनालॉजी है जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी। उसमें वो लोग बोलते हैं कि CFPI हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ईयर में, कि हम लोग बताते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके CF एंड PI निकालो। बट किसी से अगर पूछो यार इसका थोड़ा एप्लीकेशन बताओ रियल टाइम, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि आई कैन मेक यू टच, लिटरली टच व्हाट इज CF एंड व्हाट इज PI। आप टच कर सकते हो CF क्या होता है और PI क्या होता है, मतलब क्यूमुलेटिव फंक्शन क्या होता है और
आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, आप उसे टच कर सकते हो, इट इज वेरी इजी। कुछ नहीं होता, एक वेव फंक्शन होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे सामने एक फ्रिज है, फ्रिज का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो कुछ, अगर आप उसको टच करेंगे तो कुछ वाइब्रेशंस स्टार्टिंग के लिए रहेंगी जो थोड़े टाइम के बाद चली जाएंगी, उसके बाद एक कंटिन्यूस वाइब्रेशंस हमारे पास आएंगी। तो यही वो CFPI है जो हमने मैथ्स 2 में पढ़ा था। क्योंकि हम जब देखते थे पीआई में क्या होता था, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था जो डिकेइंग फंक्शन होता था, e की पावर माइनस mx। तो ये वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसे हम टच कर सकते हैं जब हम फ्रिज या किसी मोटर को या किसी भी चीज को अगर स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो दिस इज दैट CF व्हाट वी हैव स्टडीड देयर। एंड पीआई अगर हमारा फंक्शन है e टू द पावर x की फॉर्म में या mx की फॉर्म में जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट रह रहा है, तो यही वो हमारा पीआई है जो एक बार मशीन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, या फॉर यू से कि अगर आपका गाड़ी का इंजन है उसको आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली कुछ जर्क्स लगते हैं, वो हमारे e टू द पावर माइनस एक्स को डिनोट कर रहे हैं। और e टू द पावर x मतलब एक बार आपने इंजन स्टार्ट कर दिया उसके बाद कंटिन्यूअस वाइब्रेशंस जो है वो हमारे पीआई हो गए। तो ये कुछ इस टाइप से अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना चीजों को, तो यू विल बी फाइंडिंग कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ चुके हैं और हम देख भी चुके हैं, बट हम उन्हें कोरिलेट नहीं करते। तो ये चीजें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जब भी आप पढ़ो तो इन चीजों को थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करो कि रियल टाइम में हम कैसे कर सकते हैं उसको मिक्स। ओके, तो पहला पार्ट हो गया कि कोई भी रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग मशीन होगी वो वाइब्रेट करेगी। सेकंड पार्ट हो गया, ये बहुत यूनिवर्सल है, कि कोई भी मशीन जो वाइब्रेट करती है ना, वो करती है ड्यू टू इट्स ओन डिफेक्ट्स। क्योंकि पूरी दुनिया में आइडियली कोई भी चीज परफेक्ट हो सकती है, बट प्रैक्टिकली नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। सो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होंगे, और क्योंकि डिफेक्ट होंगे उस वजह से उस पर्टिकुलर थिंग, मशीन हो या इक्विपमेंट हो, उसमें वाइब्रेशन होंगे। तीसरी चीज है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय डिफरेंट डिफेक्ट्स आर डिफरेंट। किस टाइप का डिफेक्ट है उसके अंदर, उससे वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, ये चीज हर एक पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए डिफरेंट होती है। मतलब अगर मेरा किसी मशीन में मिसअलाइनमेंट है तो उसका जो वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डिफरेंट होगा जो मेरे अनबैलेंस में होगा या मेरी बियरिंग में अगर इश्यू है उससे होगा। तो ये किस टाइप का डिफेक्ट है, उससे क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ये हर एक डिफेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। फोर्थ इज दैट कि द फोर्स दैट कॉज वाइब्रेशन यूजुअली जनरेटेड थ्रू रोटेटिंग पार्ट। जनरली हम अगर देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज में रोटेटिंग पार्ट ज्यादा होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी होते हैं, बट वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी कहीं ना कहीं रोटेटिंग पार्ट से ही अपनी एनर्जी डेराइव कर रहे हैं। मतलब पूरे सेटअप में कहीं ना कहीं रोटेटिंग पार्ट होता है। तो उस वजह से क्या होता है ना, ये जो फोर्स होती है, क्योंकि आप रोटेटिंग पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो और रोटेटिंग पार्ट्स वो फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली होता क्या है ना, ये फोर्स भी रोटेटिंग बन जाते हैं। दीज फोर्सेस चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि ये रोटेटिंग है तो वो डायरेक्शन भी चेंज करते हैं और एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अपनी स्पीड के बेसिस पे या तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे या आपका मैग्नीट्यूड चेंज कर लेंगे। तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखेंगे ना तो बड़े मतलब नोवल से लगेंगे, बड़े हमको ऐसे लगेंगे कि बहुत जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन पांचों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा कॉन्सेप्ट बनता है कि मोस्ट वाइब्रेशन प्रॉब्लम will have frequencies that are directly related to rotational speed। अगर आप ये किसी को बोलोगे तो शायद वो डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर इन पांचों पॉइंट्स को आप कोरिलेट करोगे ना कि कोई भी मशीन वाइब्रेट होती है ड्यू टू इट्स ओन डिफेक्ट, और वो वाइब्रेशन जो आता है उसके फोर्सेस से आता है जो कि एक रोटेशनल फोर्सेस है, और वो रोटेशनल फोर्सेस डायरेक्शन में भी चेंज होती है और एम्पलीट्यूड में भी चेंज होती है। और क्यों चेंज होती है, क्योंकि उसकी रोटेशनल एक स्पीड है जिसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी वाइब्रेशन अगर प्रॉब्लम कर रहा है या कोई भी वाइब्रेशन कम या ज्यादा हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रोटेशनल स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट। तो आई थिंक दैट वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अब हम इसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर पूरा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को खत्म कर देंगे। ओके, अब जैसा कि मैंने बोला था 3 पार्ट थे, डिटेक्शन, एनालिसिस और करेक्शन। तो सबसे पहले डिटेक्शन पे आते हैं। डिटेक्शन के लिए क्या होता है, कुछ हमारी डिटेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। वो डिटेक्टिंग डिवाइसेस हम जाकर भी ले सकते हैं, मींस मैनुअली डिटेक्शन कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली डिटेक्शन कर सकते हैं। दीज टाइप ऑफ थिंग्स, दीज आर कॉल्ड वाइब्रेशन एनालाइजर्स। ये कॉन्टैक्ट टाइप होती है, मतलब जो आपको मशीन के पास जाना पड़ेगा, उसको कॉन्टैक्ट में रखना पड़ेगा। बट दीज टाइप ऑफ मशीन जो होती हैं वो होती हैं रिमोट टाइप, मतलब आपको मशीन से उसको कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, आप दूर से उसको कर सकते हैं। यह है एक स्ट्रोबोस्कोप, ये आपकी वाइब्रेशन
जो आप मेजर करने जा रहे हो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की रोटेशनल स्पीड कितनी है, ये रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है। ये एक एडवांस काइंड ऑफ वाइब्रेशन एनालाइजर है जो ये आपका टाइम स्पेक्ट्रम दे रहा है। मतलब ये आपको बता रहा है कि विद टाइम आपके जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है या फिर वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोमेन है। अच्छा, ये कुछ और एडवांस टाइप है बीटा वाइब। ये क्या कर रहा है ना, ये कुछ प्लॉट्स बना के दे रहा है। मतलब हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये कुछ प्लॉट्स बना के दे रहा है। ये बता रहा है कि आपका जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है डिफरेंट फोर्सेस में, जैसे ये ऑर्बिट प्लॉट है, ये फोर्स को चेंज कैसे हो रहा है वो बता रहा है। अगर ये ऑर्बिट प्लॉट का मेरा डायमीटर बढ़ जाएगा मतलब मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इस टाइप से ये कुछ बताते हैं। अच्छा, ये है एक अलाइनमेंट मशीन। आप इसमें शायद देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि मॉडरेट एंगुलर मिसअलाइनमेंट। अभी ये पूरा ऑटोमेटिक हो गया है। ये डायरेक्टली बता सकता है। ये आपका अलाइनमेंट भी चेक करेगा, देन आपको डायरेक्टली बता देगा कि कहाँ पर अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए क्या करना है। तो दीज आर सम ऑफ द वाइब्रेशन डिटेक्शन टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं एट प्रेजेंट इंडस्ट्रीज में। ओके, अब आपने ये पता लग गया कि आपको कैसे हमको डिटेक्ट करना है। उसके बाद क्या क्या कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनरली मशीन्स में आती हैं। रोटेटिंग डिवाइस और रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस में ये मशीन में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे अनबैलेंस, कोई भी चीज अनबैलेंस हो सकती है। इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ डिपोजिशन हो गया, या फिर कहीं से वियर टियर हो गया, या फिर कुछ इरोजन हो गया, कुछ भी हो गया हमारा। तो वो सारी चीजों के बेसिस पे उस पर्टिकुलर मशीन में अनबैलेंस आ सकता है। मिसअलाइनमेंट, ये बहुत होता है। मिसअलाइनमेंट आपका, जैसे इसको बोलेंगे पैरेलल मिसअलाइनमेंट हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें हमारा एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी हो सकता है। एंगुलर मिसअलाइनमेंट में क्या होगा, एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट थोड़ी एंगुलर उसके साथ कनेक्ट हो गई है, तो ये जब रोटेट करेगी तो एक ओवल शेप में रोटेट करेगी। तो ये जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है वो भी आ सकता है। उसके बाद आती है हमारी लूजनेस। उस मशीन में कुछ लूजनेस आ सकती है कि चलते चलते उसका जो बियरिंग है उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, या बोल्ट्स लूज हो गए, कुछ भी लूजनेस है, मैकेनिकल लूजनेस वो आ सकती है। अच्छा, बियरिंग डिफेक्ट्स, बियरिंग्स में बहुत सारे तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा। बट कुछ भी डिफेक्ट आ सकते हैं, उस पर डिपोजिशन हो गया, स्पॉलिंग हो गई, उसके अंदर वार्निशिंग हो गई, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। फिर आते हैं हमारे वॉन गियर्स। ये हमारी ड्राइव ट्रेन में होते हैं। इसमें क्या है कि हमारे दो गियर है, एक गियर एक पिनियन है जो मेट कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसमें अगर मैं कोई एक टूथ में प्रॉब्लम कर दूं, तो जब भी वो टूथ हमारा कांटेक्ट में आएगा तभी मेरे को वाइब्रेशन सुनाई देगा, या तभी मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी, बाकी टाइम पे नहीं दिखाई देगी। फिर कुछ ड्राइव बेल्ट प्रॉब्लम आती है, बैंड शाफ्ट आ सकती है। आपने लोडिंग सही से नहीं करी तो शाफ्ट बैंड हो गई आपकी। अब इसमें क्या होगा, आपको लगेगा अलाइनमेंट सही है, सब कुछ सही है, बट आपकी शाफ्ट ही बैंड है। ये बहुत बार हम लोगों को फेस करना पड़ता है। इसेंट्रिसिटी हो सकती है कि उसके दो पॉइंट के सेंटर के बीच में जो शाफ्ट है वो अपनी शाफ्ट सेंटर से थोड़ा ओवल घूम रहा है, तो उसमें उसको रब होने के चांस है, फ्रिक्शन होने के चांस है, वियर टियर होने के चांस है। अच्छा, ये डिस्टॉर्शन आ सकता है कि आपने पाइपिंग सही नहीं करी, तो आपका जो बेस है वही इम्प्रॉपर है, तो उस बेसिस पे डिस्टॉर्शन हो गया, या फिर फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम, कैविटेशन लेना। अब ये एक मैंने बेसिक सा चार्ट बनाया है, लेकिन ये चार्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मतलब ये क्या बता रहा है ना, हमें ये बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीन है जो 50 हर्ट्ज पे चल रही है। ठीक है, जैसे मैं आगे वाले में बताता हूँ। हम ये बोलते हैं कि 30 हर्ट्ज मान लेते हैं, चलिए 30 हर्ट्ज पे एक मेरी मशीन चल रही है, या फिर 1800 आरपीएम पे चल रही है। तो मतलब उसकी रनिंग स्पीड क्या हो गई, आरपीएम इज 1800। अब अगर उसमें मेरा जो मैक्सिमम वाइब्रेशन आ रहा है वो 1 इंटू आरपीएम, मतलब 1800 आरपीएम पे अगर आ रहा है ना, तो उसका मेजर कॉज जो हो सकता है वो अनबैलेंस हो सकता है। ये यूनिवर्सल है। ये 90% केसेस में होगा कि अगर मेरा 1x पे आ रहा है मेरा वाइब्रेशन हाई, मतलब 1800 आरपीएम पे अगर आ रहा है, देन इट विल बी मोस्ट लाइकली अ कॉज ड्यू टू मशीनरी अनबैलेंस। अब वो अनबैलेंस कैसा है वो हम देख सकते हैं विजुअली ऑब्जर्व करके, या उसके अलग टेक्निक्स हैं, बट मेजरली उसका कॉज होगा अनबैलेंस। लेकिन अदर कॉज भी हो सकते हैं उसमें, कि अलाइनमेंट आउट है, उसका मिसअलाइनमेंट है, बैंड शाफ्ट है, या फिर स्ट्रक्चरल स्टिफनेस नहीं है, ये कुछ अदर कॉज है। अगर ये नहीं मिलता तो अगर 1x हमें दिखता है तो हम सीधा बोल सकते हैं अनबैलेंस है। ये तब जब ये ना मिले। ऐसी 2x और 3x, अगर हमारा 2x और 3x फॉर एग्जाम्पल 3600 पे मेरा जो है 3600 पे हाई वाइब्रेशन आ रहा है, 1800 की मशीन में 3600 पे आ रहा है, या फिर मेरा 5400 पे आ रहा है,
तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मिसअलाइनमेंट का इशू है उसके अंदर या लूजनेस का इशू है, या फिर दोनों भी है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऐसी अगर मेरा हार्मोनिकली रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरे हाई वाइब्रेशन आ रहे हैं बट रैंडम आ रहे हैं, जरूरी नहीं है ना हमारा 1800 पे आएगा, 3600 पे आएगा। फॉर एग्जांपल 573 पे आ गया, उसके बाद 1728 पे आ गया, उसके बाद 2986 पे आ गया, किसी पे भी आ रहा है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि उसके जो बियरिंग्स है, बियरिंग्स में इशू है। वो कैसे होता है हम थोड़ा आगे बताएंगे, बट बियरिंग का हम बोल सकते हैं कि उसमें बियरिंग का इशू है, बियरिंग को आपको चेक करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी हम बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक ये होता है कि जो हमारी गियर ट्रेन होती है, जैसे हमने बताया ना हंटिंग टूथ वाला इशू, कि हंटिंग टूथ या कोई टूथ डीके हो गया, टूथ प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें क्या होगा ना, जितना हमारा आरपीएम है और जितने हमारे टीथ है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने आरपीएम पे हमारा मैक्सिमम वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि उतने टाइम बाद ही वो टूथ जो है वो उसके कांटेक्ट में आएगा और वहीं पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो Z इंटू आरपीएम में अगर हमारा हाई आ रहा है तो हम बोल सकते हैं उसमें कि गियर बॉक्स की इनएक्यूरेसी। मैं रियल लाइफ इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा एक पंप था जो 1800 आरपीएम उसका रनिंग फ्रीक्वेंसी था। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो आ रहा है 1800 पे अगर पीक आ रहा है, तो इसका 3600 पे अगर पीक आ रहा है, दैट इज 2x। हमने पढ़ा है ना 2x, 2x में अगर आ रहा है पीक तो वो हमको बताता है मिसअलाइनमेंट या मैकेनिकल लूजनेस। तो आपको देखा कि 3600 पे पीक आ रहा है, 1800 की मशीन है, मतलब 2x है, तो आप ऑन द फेस ऑफ इट बोल सकते हो मिसअलाइनमेंट है उसमें। लेकिन आपको और चेक करना पड़ेगा, विजुअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पता करने के लिए कि एक्चुअली मिसअलाइनमेंट है या नहीं है। लेकिन आप बोल सकते हो इस केस में मिसअलाइनमेंट ही था। सेकंड केस, हमारा मशीन जो है 3600 आरपीएम का है, ये उसकी 1x आरपीएम है, इसमें हमारा 3600 पे हाई आ रहा है, मतलब दैट इज 1x। तो ये एक अनबैलेंस का केस है। एक छोटा सा आपको दिखेगा 2x पे भी आ रहा है, मतलब 7200 पे भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसमें मेजर कॉज जो है हमारा अनबैलेंस है, बट थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट भी है। तो आप इसी बेसिस पे आप उसको बोल सकते हो, जो भी आपकी मेंटेनेंस टीम है, कि आप अनबैलेंस चेक करिए और उसके मिसअलाइनमेंट को चेक करके अलाइन करिए। ये बाकी केसेस हैं, जैसे मैंने बोला था आपको 2x और 3x और उनके हार्मोनिक्स, मतलब 2 4 8 इसमें आ रहा है, या फिर 3x के हार्मोनिक्स 3x 6x 9x, अगर इसमें मेरी पीक्स हाई आ रही है तो उसमें हम बोल सकते हैं मैकेनिकल लूजनेस है। सेम गोज विद नॉन सिंक्रोनस, जैसे मैंने बताया था ना कि बियरिंग में जब डिफेक्ट होगा तो पता नहीं लगेगा, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होगा कि 2x 1x ही आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। उसमें और थोड़े चेक्स करने पड़ेंगे हमें, जिन्हें हम बोलते हैं बॉल पास फ्रीक्वेंसीज। हम वो चेक करके देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बियरिंग के लिए वो बॉल पास फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है नहीं, वो आने के बाद हम बता सकते हैं बियरिंग का इश्यू है। ओके, ये एक मतलब क्लासिक एग्जांपल है हमारा टूथ का, हंटिंग टूथ का। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ पर 7545 आरपीएम की मेरी एक मशीन थी और उसमें बेसिकली गियर ट्रेन थी, जिसमें गियर के नंबर ऑफ टीथ 53 थे। तो इसका जब हमने एनालिसिस किया, एबनॉर्मल साउंड का हमारे पास इशू आया था, हमने जब इसका एनालिसिस किया तो हमको पता लगा कि 40 to 500 इतने आरपीएम पे मेरी पीक आई है। एंड आप अगर इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट, क्योंकि एक्चुअली इतना कभी भी आइडियली नहीं होता, बट राउंड अबाउट इट कम्स आउट टू बी नियर बाय 40 to 500। तो इसमें मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मेरा जो गियर ट्रेन है उसमें हंटिंग टूथ का इशू है, आपको गियर ट्रेन को चेक करना है। तो आई थिंक दैट यू आर गेटिंग सम आइडिया कि किस तरह से हम लोग वाइब्रेशन एनालिसिस के बेसिस पे बता सकते हैं कि मशीन की कंडीशन कैसी है। तो अभी ये क्या था जो अभी हम जनरली यूज कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के यूज करके हमने कैसे इतनी सारी जो हमारी इश्यूज थे उनको डिफाइन किया। बट होता क्या है कि सब जगह आप नहीं जा सकते इन पर्सन, क्योंकि बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, या फिर इट इज वेरी हजार्डस टू गो सम प्लेसेस, या कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आपको अलाउ नहीं होगा ये सारी टेस्ट कैरी आउट करना। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, एज ऑन डेट हमारा रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगाते हैं। इसमें क्या होता है, रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें ये क्या कर रहा है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें करके दे रहा है, आपको एक डैशबोर्ड की तरह बना के दे रहा है, जिसमें आपको वाइब्रेशंस भी आ रहा है, उसमें आपका एम्पलीट्यूड भी आ रहा है, उसमें आपका ल्यूबल कंडीशन कैसा है वो भी आ रहा है, उसमें आपका कोई अदर फोर्सेस तो नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज आ रही है, सारे ग्राफ बन के हमको डायरेक्टली आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे फोकस करेंगे कि रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या है।
इसमें होता क्या है, अगर मैं बहुत बेसिक वे में समझाऊं, कुछ नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सेंसर्स होते हैं, इनको यूज करके हम एक एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक उस ऐप को डेवलप कर लेते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि कुछ सेंसर्स के बेसिस पे काम कर रहा होगा, उसको यूज करके हम कुछ एनालिसिस करेंगे और एक बार वो एनालिसिस हो जाएगी तो उसको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऐप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक कंप्रेसर है जिसमें हमको इश्यू आ रहा है कि वो बार-बार हाई वाइब्रेशंस का सिग्नल दे रहा है, या मेरा अलार्म मैंने सेट कर दिया जो हाई वाइब्रेशन का सिग्नल दे रहा है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, उससे मैं देखूँगा कि एक्चुअली कितना हाई वाइब्रेशन है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा अभी हमको पता है वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दोनों चीजें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करेंगे एक सॉफ्टवेयर को यूज करके कि भाई क्यों हाई आ रहा है, कैसे हाई आ रहा है, रोटेशनल स्पीड है 1x है 2x है व्हाटएवर, वो चीज हम एनालिसिस करेंगे और फिर हम उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बना के एक ऐप बना देंगे जो रेगुलरली, उसके लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 24/7 उसको ही मॉनिटर करता रहेगा कि जैसे ही वो ट्रेंड से डेविएट होगा इट विल गिव अ सिग्नल कि आपका मशीन डेविएट हो गया। तो वो चीज हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, वही जैसे मैंने बताया, स्टॉक ऑफ योर ऑपरेशन, टेक अ स्टॉक, मतलब आप पहले पता करो कि क्या इश्यू है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब मशीन क्या है, कहाँ पे आपको यूज करना है। उसके बाद कुछ इनिशियल हाइपोथेसिस बनाओ कि भाई मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियली 1x है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अनबैलेंस होगा। अब क्या है बाद में देखेंगे, मैं अनबैलेंस के थ्रू जाऊंगा। फिर क्रिएट द सोर्स ऑफ ट्रुथ, फिर और डाटा इकट्ठा करो जिससे पता लगे कि एक्चुअली अनबैलेंस है या कुछ और है। उसके बाद इवेल्युएट योर फाइंडिंग्स, उसको कन्वर्ट करो कुछ डाटा के साथ, कुछ बैकिंग के साथ, कि एक्चुअली आपने जो बोला वो ठीक ही है या नहीं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग दी ऑपरेटर इनटू पिक्चर, बिकॉज जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी ऑटोमेशन में चले जाइए, मेरे ख्याल से प्रखर ने भी आपको ये सब बात बोला होगा कि इंडस्ट्री 4.0 हम डिपेंड करते हैं कि बहुत सारा हम ऑटोमेटिक वे में चले जाएं, मतलब हम ऑटोमेशन पे ध्यान देते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ऑटोमेशन है उसको भी मैन पावर ही बना रहा है या उसको भी मैन पावर यूटिलाइज कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्किल्ड मैन पावर देयर। तो ऑपरेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन बनाइए, उसको अगर एक मशीन में चल रही है तो फिर दूसरी मशीन में कन्वर्ट करिए, यूज कर सकते हैं और फिर परफॉर्मेंस एसेस कर सकते हैं। कोई इशू आएगा तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल सा व्यू है। अच्छा, इसमें फायदा क्या हो रहा है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या नुकसान था, हम गलती कर सकते थे बिकॉज आदमी थे ना, तो कुछ भी डाटा लेने में कहीं पे भी गलती हो सकती थी। बट इसमें जो आपका जो मेजरमेंट होगा वो एरर प्रोन होगा, मोर रिफाइंड होगा, मतलब बेसिकली ज्यादा तरह के आप ग्राफ्स बना पाओगे। हाँ, एक इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, इसमें क्या होगा, उसमें क्या है, किसी डाटा एनालिस्ट ने या डाटा कलेक्टर ने डाटा लिया, फिर उसको कहीं पे जाके मेल करना पड़ेगा या किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट इसमें आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आएगी और एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास चांसेस कम है कि गलती हो आपकी, तो इसलिए आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। डाटा एंट्री की मैनुअली जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका डाटाबेस बन जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लांट में क्या चल रहा है, आपके जो आसपास की मशीन है उनमें क्या चल रहा है। उसके साथ आपका जो शॉप फ्लोर कल्चर है वो डाटा ड्रिवन हो जाएगा। बाकी होता क्या है इंडस्ट्री में, सब लोग काम करते रहते हैं बट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। स्पेशली जो हमारे क्लास 2 क्लास 3 वर्कर्स होते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, उनको ये इतना पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। तो वो चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर भी थोड़ा सा डाटा के लिए एक कॉन्शियसनेस आएगी कि भाई डाटा की भी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से इसको बेहतर बनाती हैं रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम को। ये कुछ इसकी यूटिलिटीज हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप जॉब रूट ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बार बार शेड्यूलिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बताया था कि आपको हर तीसरे दिन लेना है तो फिर तीसरे दिन उसी जगह जाना है, ये जरूरी नहीं। आपका जॉब रूट जो है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है काम। रिसोर्स मॉनिटरिंग हो जाएगी, आपको पता रहेगा इतनी मशीन है तो मुझे इतनी एप्लीकेशन चाहिए, मुझे बार बार जाने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, टूल लाइफ साइकिल, जो डिटेक्टर आप यूज कर रहे हो उसकी लाइफ साइकिल ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि एक वो नॉन मूविंग पार्ट बन गया है। ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम वन, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो हमारी इस पर्टिकुलर फील्ड में लेटेस्ट एडवांसमेंट है, दैट इज सिस्टम वन। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय जनरल इलेक्ट्रिक्स जीई, और ये बहुत सारे पीएसयूज में भी और बहुत सारे
फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको यूज करती हैं। ये क्या होता है, ये बेसिक लाइन डायग्राम से बता देता हूँ। ये जो भी हम RTDBMS पढ़ रहे हैं, मतलब रियल टाइम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका ये जेनिथ है एज ऑन डेट। मतलब सिस्टम 1 इज द अल्टीमेट टूल विच यू कैन यूज फॉर रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉर रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, आपका कोई भी इक्विपमेंट है, कंप्रेसर्स हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, उससे डायरेक्ट डाटा उठा के वो एक सर्वर में डालेगा। ये सर्वर आपका यूनिट लेवल पे हो सकता है, आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, बेसिकली काइंड ऑफ HOD हम इसको बोल सकते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा, जहां पे सारा डाटा डंप होगा मेरा, और जहां पर इसके प्रीवियस ट्रेंड्स भी होंगे मशीन के, कि मशीन कैसे काम करती थी। अब जैसे ही इस डाटा से थोड़ा सा भी डेविएशन होगा, ये पर्टिकुलर सिस्टम हमको इन्फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ अलार्म, नोटिफिकेशन या किसी भी तरह से वो हमको इन्फॉर्म करेगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा, एक अपने डाटा को, जो इसका मेन सर्वर है, वो US में हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, जो मेन सर्वर है उसको भी इन्फॉर्म करेगा कि भाई ऐसा ऐसा इशू आया है। एंटरप्राइज सर्वर उसको बोलते हैं। वो एंटरप्राइज सर्वर करेक्टिव एक्शन बताएगा कि आप ये कर सकते हो, आप इसको ऐसा करने से सही कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जब कनेक्ट कर देते हैं हम, तो ये हमारा बन जाता है एक सिस्टम 1 का टोटल हायरार्की, बेसिक ब्लॉक डायग्राम बेसिकली है ये एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे ये आप देख सकते हो, दो मोटर्स हैं, इन दो मोटर्स में क्या किया है ना, ये दो सेंसर्स लगा दिए। ये सेंसर्स वाईफाई के थ्रू एक मॉडेम को अपना डाटा रूट कर रहे हैं, और ये मॉडेम क्या कर रहा है, जो मैंने बोला HOD हमारा जो है, HOD वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये डाटा डंप कर रहा है, और डाटा हिस्टोरियन है जो इसको सब कलेक्ट कर रहा है। तो या तो हम वायरलेस फॉर्म में कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स अवर वायरलेस वर्टिकल, या फिर ये हो सकता है हमारा जो बहुत क्रिटिकल मशीन है, इसमें क्या करते हैं ना, मशीन पे ही माउंट कर देते हैं इसको, कि आपको मशीन पे ही माउंट कर दिया, ये डायरेक्टली हमारे HOD कंप्यूटर को बताता रहेगा कि इसका अभी क्या कंडीशन चल रहा है। ये हमारा पोर्टेबल है। इसमें क्या है, ये नॉन क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल के लिए, फॉर एग्जांपल ये पंप उतना क्रिटिकल नहीं है या इंटरमिटेंटली चलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे, जैसे हम नॉर्मल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में कर रहे थे, उसी तरह इसको लेके जाएंगे इसके पास, इसका सब डाटा लेंगे और इसके अंदर लाके उसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमारा डेविएशन आएगा, वो हमको बताता जाएगा। ये और थोड़ा सा डीप में अगर चले जाएंगे, तो उसको डिवाइड किया है, ये मैं बताता हूँ आपको। मेजरली 3 तरह से हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। मतलब सिस्टम 1 में एक होता है 3500 सीरीज, ये मोस्ट क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल के लिए होता है। इसमें क्या करता है ना, ये बैकएंड में सारा डाटा 24/7 ये अपने में स्टोर करता रहेगा, और इसके अंदर AI और मशीन लर्निंग का यूज होता है। मींस मशीन देखेगी कि आपका डाटा कैसे ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ कैसे वो ट्रेंड था, उसके बाद कैसे ही वो चेंज होता है। ये मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर और AI का यूज होता है, तो ये आपको डायरेक्टली बता भी देगा कि इशू तो ये है, बट आपको करेक्टिव एक्शन भी क्या करना है। मीन्स वी आर एनेबलिंग द मशीन टू लर्न ऑन इट्स ओन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ट्रेंड्स। तो यही हमारा इंडस्ट्रियल 4.0 और बाकी सारे जो AI और मशीन लर्निंग के वर्टिकल्स हैं, उनका बेसिस बनाती है ये चीज, कि यू आर एनेबलिंग द मशीन। आपको मैन की जरूरत नहीं है, या किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि क्या करना है। मशीन विल टेल इटसेल्फ कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे करोगे तो सही हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 3500। एक 2300 होता है, ये थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली कॉस्ट में कम होता है, इसलिए नॉर्मल क्रिटिकल ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं। वर्क दोनों का सेम ही है। और ये जो मैंने बताया था पोर्टेबल सिस्टम जो है आपका, ये आप पीरियोडिकली जाके मशीन के पास जाके उसको डाटा कलेक्ट करके ला सकते हो और अपने सिस्टम में डंप कर सकते हो। तो लास्ट में मेरा जो फाइनल दिखेगा वो ये दिखेगा कि फाइनल व्हाट वी आर सीइंग इज दैट वी आर हैविंग 3500 as the top notch system, where we can see कि our data is being collected continuously, and we are trying to enable the machine to make predictions for itself. Means it will predict itself ki what are the things that it is facing the problem into, and what are the corrective actions what the maintenance people have to take to get the machine out of that particular condition. उसके बाद after that, that is 2300 it will see कि हमारा what we are having Wi-Fi system, हम पे we can have Wi-Fi system also, because nowadays what people are seeing, for example you are having one unit head, so unit head will not be able to monitor all the machines at same time. So what he will be having one dashboard
which will be reflecting major things, major equipments and their particular conditions. So this will be connected through a Wi-Fi system to his or her mobile or PC or system, whatever there may be, and he will be getting the data right from the field to his or her home. So we will be connecting these things to his or her PC so that he can diagnose, he can see what are the trends that are being going on in their plant. So this is very much beneficial for management to monitor a large plant or a plant where one cannot physically visit more often. Then we are having NMO alert. This is a kind of machine where it gives alert, means it will provide some notification in the form of messages, or it will generate some system generated emails to the users. It will provide you with the data that this machine is going out of the trend. You can probably visit the particular machine and you can see the condition, and this is the particular time that this machine is going to face a probable breakdown after this much of time. For example, it may be facing some issues after 3 days if it does not rectified at this particular time. So this is NM alert. And Scout 200, what we have already discussed, it is a portable machine which we can use for at the time of our site visits or walkthrough to the plant. So this is the whole system which basically makes the basis. And at present, these systems are used for predictive analytics as well as for real-time data monitoring system in different plants and for process industries like refineries. In IOCL refineries also we are having these type of systems in different critical applications, and these systems are working very well. So I hope that you get some of insights into this particular topic, that was predictive analytics and vibration monitoring system on the basis of real-time data management. And these things will surely going to prove a lot of benefits for the users as well as for the consumers. And as the time is going in favor of artificial intelligence as well as machine learning, so these things are trying to integrate the traditional approaches towards maintenance to the new approaches of industry 4.2. So this was my topic, and this is some of the graphics where you can see that how detailed it is, what type of information you can get. Not only information, you can also model a particular plant in that particular system. This is our plant, these are some of the equipments, these are other tanks, these are chimneys. So on the basis of it, what will be the effect on this particular plant once my one compressor gets some issue or some leakage is found over here, what will be the repercussion on this particular plant also. So we can also do this particular thing in the real time basis, on the simulation basis also, because once you get the simulation, only then you will be able to foresee the things which may probably you will be facing in the time of crisis or a fire hazard or any disaster situations, especially in our refineries that are petrochemical industries. The working environment is very hazardous, and we also always have to remain on our toes to avoid any kind of unforeseen circumstances. So we have to rely a lot of on these type of simulation softwares for making the process safe as well as efficient as well as workable for other people as well as for ourselves. These are some of the graphics which are showing the system one data that have been collected from different machine. This is a machine recycle gas compressor from where we have taken the data. This is the time signal analysis, as I have already told you, and this is the frequency domain. So from using these two data, you can say that what is the spatial or temporal variation in the particular parameter, means with respect of time how that parameter is changing. We can see from waveform or time based graph, and what is the maximum frequency what we are getting, that is 1x 2x or non-harmonic or harmonious, we can get to know about with this help of this frequency time graph. This is orbit plot. This shows, as I have already made you seen, this is also an orbit plot. It shows us the magnitude of exciting force. What we have earlier talked about,
the exciting force is the prime cause of vibration. So it will tell us what is the magnitude. Once the diameter is increasing or decreasing, you can say that the magnitude of the exciting force is changing. And these are some other, what I had said, data historians. So it will say ki on 30th July at this time what was the condition. You can set any amount of period in this particular thing. For example, 2 days, 2 hours, 1 hour, on the basis of criticality. It will store the data, and once a unit got tripped, you can see the schedule of event, ki what has happened. Because once there is a fire or there is some interruption, then it is very difficult for a person to identify what was the root cause. But this type of schedule, uh, events of schedule kind of things, these help us to find out what actually was the scenario and what actually was the root cause of that particular failure. This is the vibration chart. This is the different ppm levels and all. So means to say, on the basis of system 1, we can very well conclude that this is the thing on the basis of which any root cause can be done, or any uh, you mean to say unforeseen circumstances can be averted if we are very much uh, alert on this particular part. So at the end of it, we can conclude that 75% of mistakes are due to human error in any kind of machine, any kind of system, or any kind of unit. This human error may be directly or indirectly, or due to some negligence, or due to lack of skills, maybe anything. But 70% of mistakes are due to human error, and this type of real-time machine monitoring system minimize this human interference with the machine, and is more towards machine learning, AI, and big data analytics. And it makes us very, you can say, convenient and very easy for the supervisors as well as to the unit heads to see whole of the unit in a single screen on the basis of different graphics. And the most important thing is that you can get real-time insights. For example, at present I am sitting in my room, but I can see that what is happening inside my plant, and what we can do. So this, at the end of the day, it will do, it will improve your performance and effectiveness. And as a maintenance engineer, you will be much more comfortable in managing your machines. So this was my topic on the predictive analytics and machine monitoring system, and I hope that you liked it. So keeping the view that I have started on the point of how we should go with our journey, these are some of the points that I want to share with you. That at the end of the day, it is not about work how much work you are doing in isolation. It's more about how you present yourself, and how much effectively your hard work is paying off. So first of all, for that you should have a clear goal in your mind and motivation to achieve it. Because at the end of the day, in third year, finally in third year or second year, people are having a lot of enthusiasm towards achieving their goal. But after end of fourth year, or maybe in their dropout years, they get low on their motivation. So I urge you all never to let fade your motivation off, and always keep this revolution from within. You need not have any motivation lecture for you. You need not have any external faculty or any videos to motivate you. You may use them, but there must be some internal motivation within yourself to achieve the goal that has been set by you, that has been kept in your mind by you. And also try to take risk. Means don't say that people don't do these things generally, so if I do, what if I fail in this. ऐसे कभी मत सोचो. Don't think like that. Take the risk, because at the end of the day, either you will win or you will learn. Because if you are not succeeding in that particular thing, then others will get to know that we should not do this. उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. या तो आप जीतोगे, या फिर आपको सीखने को मिलेगा that this was not the right way. You can change your approach and try to give your best shot every time. Don't think that this is our sessional, this is our internals, this is our externals. I will excel in the internals. I don't take care of internals. मतलब ये सब चीजें मत सोचो.
whatever thing you are doing, whatever interview you are giving, whatever competitive exam, internal exam, external exam you are giving, try to give it more importance, like that this is the final thing and you are going to get it only once. Last but not the least, laugh, learn, grow, inspire, and be inspired. Always be happy. Make things what make you happy. Do things what make you happy. Uh, Talk to the people who make you happy. Talk to your seniors. Talk to your teachers. Uh, just have a word with them without having any academic point of view. You can share your personal issues. You can share your personal things. Don't feel that you are in isolation. You are not having so much friends. Don't think like that. Always try to increase your reach in terms of human touch, in terms of other things apart from academics also. And this is your time, and this time you have to make it really, Raj. Please be sure that you have got this opportunity to get to learn about different things from a large number of learned faculties, large number of resources are with you, library is there, your own time is there, you are having so much infrastructure in our colleges or in whatever colleges you are from. You are very, and we all are actually indeed very fortunate to have these kind of resources at our disposal. So just try to make one thing very clear in your mind, that whatever resources you are having, whatever time you are having, this is your time, and you have to make it large. Because after end of the day, you will be repenting that had I get some more efforts into this particular thing, maybe I would be able to crack it, but I had not given my 100%. So maybe you cannot be able to achieve everything what you want in your life, but there must not be any r, I say r, that is regret. There should not any regret or repentation afterwards कि I have not done whatever I should done, या मैंने अपना 100% नहीं दिया. वो satisfaction whenever you get, जब भी वो आपके मन में आ जाएगा एक बार वो satisfaction कि मैंने अपना 100% दिया, अभी selection होता है या नहीं होता, that depends upon my destiny, that depends upon x number of different factors. वो चीज आप छोड़ो. Once you get that feeling कि I have given my 100% and this is the best I could do, on that day you will see that you are already on the top of your plan. Thank you so much. Thank you, Anmol. Sir. Suvandan sir ask some questions to you. Okay. Sure, sir. Sure. Hello, good afternoon, Anmol. Good afternoon, sir. First of all, I will congratulate you for such a nice presentation. You have given very much insight of vibration analysis. I want to know that somewhere if you are using the noise monitoring in the industry. Yes, sir. If you are using noise monitoring. Noise monitoring, yes, sir. Actually, if you are using. Yeah. So noise monitoring is actually one of the inbuilt feature of system one, whatever we have discussed right here. And noise monitoring is mostly implemented in the very critical applications like our compressors, hydrogen compressors. Mostly we are doing it, but we go to noise monitoring once we don't get any conclusive results from our database on the basis of predictive analytics and vibration monitoring, because our first line of attack is the vibration analysis, and we try to solve the problem on the basis of vibration itself. But once we don't get any conclusive evidences or conclusive outcomes from vibration analysis, then we try to get into beat analysis or noise analysis, what you have said. So this is the thing that we are using right now in our refineries. Paul? Yes, sir. A few questions in the chat box. Yes, sir. I am going through the chat box. Okay, so it said. Karthik Goyal, last one. Yeah. Okay, it said Karthik Goyal is asking, sir, since you have been involved in so many things in college, so what kind of mindset you built and how you maintain it?
Karthik, as I have already said, that I had one thing very clear in my mind, that at the end of the 4th year, I want myself to be an edge apart. This was the thing that was with me throughout my journey through JSS, and this was the thing that that also kept me motivated. This was the thing जिसको मैंने सोचा था कि it should not die in myself, because it was none other than me which can who can motivate me apart from anyone else. So I would say कि आप यही सब चीजें करो, be self motivated and self inspired. I think that make sense, Karthik. One another Okay. question from also Vinay Singh is asking, as you are working with IOCL, so I want to know what is the scope of PDMS and CISA2, and are there any other important related software one can learn and join to the related companies? Vinay, see that we are actually not directly using these softwares. We are getting the output from these softwares, and we are having different experts from these softwares who are managing them. For example, from GE, we are having analysts, we are having consultants from GE for monitoring these things. So it need not be required that you learn this software prior to getting into an organization, because there are a lot of softwares and you can never know which type of software is being used by which company. So I don't recommend that you should learn at this point of time. There are a lot of other things to focus upon, and I think that priority should include those. And if you want to learn any software, then use some design softwares like AutoCAD, CATIA, SolidWorks. You get into these things first. Okay. Okay. Himanshu Singh is asking how would we know about any concept that we have already studied it, any of the past subject as you related PI, as there are not mentioned when we study a subject. Himanshu, this is the thing that you will get to know once you love your subject. Because if you study your subject as a subject or just to pass your internal or external exam, then afterward you are going to forget it. Then you ईशान will सर not, क्यों then you will not be able to get into this kind of mindset. So what I will recommend that you try to uh, learn a subject just like how you can relate with the things. It's not possible ki for everything you will get a real time scenario every time, but once you start thinking on that line, gradually the thing will develop into you. Okay, so the system will decrease the number of skilled and non-skilled associated industry. So in terms of job, this system is good for humans. Not really. Yeah. Kind of work what which humans are doing or what manpower is doing at present in the industry will change with these type of systems. But it is not right to say that these are going to decrease the number of skilled and non-skilled associates, because at the end of the day you have to very thorough with your technical skills as well as your conceptual skills to run this system or to get output from these systems. So you will be needing more skills, but yes, the chance of failure due to lack of skill of any particular manpower will decrease. But that does not mean that it will reduce the number of skilled manpower in any industry. How to make up mind to prepare for GATE, since we have so many subjects to prepare for the exam. Okay, so for GATE, you have to do a normal strategy. Try to prioritize the things on the basis of the weightage they are having in the GATE. And at the time of your semester itself, try to go through the stuff that are being asked through GATE exam. And I think you should first go through the GATE papers of last 2 to 3 years. Then you will be getting some clear idea that what are the major topics that they focus upon. So this is the thing that you can go. And yeah, one thing I want to make it very clear, then that I don't believe in following anyone's strategy. Always try to make up your own strategy, because it is not like a panacea, or it's not like a simple vaccine that works for all. Whatever worked for me may not be work as well as for you also. So I would suggest you that listen to your seniors, listen to your what you can say mentors, but try to make your own strategy out of it that is very customized yourself to you and your journey. Okay, and
some more questions I think I should take. Okay. I think there is no more question. So Okay, sir. yeah, there's one more question from Himanshu. What is the cost of series 3500? Okay, cost is very high actually. This is not like that. Series 3500 is a single means you can say vertical that you get. You actually get a proper model of your system. So it cost a lot. Means for modeling only, it cost about 2.5 crores to 3 crores just for modeling. Then after for analytics also there are some 3 crores. So on the whole, on the system what we are working, it cost about nearly 8 crores for a single machine. So these machines, these type of systems are only implemented initially where the impact is very high and the stake is very high. So this is the thing. As you are in an organization, please explain Lubel analysis. Lubel analysis is actually a very different topic and it is very deep topic altogether. As I have already said, it is related to tribology. So I think we can have any other session on Lubel analysis anytime else. Okay, Bimlesh. Himanshu Singh, this is not an IOC series. This is the series of GE, means General Electric. It has provided us with this series 3500 and 2300. So I think that's it for today. Or any other question you are having? Okay, Himanshu. Oh, okay, Himanshu, your questions complete. Now, thank you, Anmol. Thank you so much, sir. Your lecture is very fantastic and you cover very typical things. Generally, students, even faculty are avoid this subject vibration, but you explain things very simple manner and your way of teaching is quite good. So in future, your help, we again want your help, okay, for your juniors. Sir, So, I would be very grateful to be a part of such a fantastic initiative that has been started by JSS. again, thank you from department side, from college side. Okay. Thank you so much, sir, from my side for inviting me. And I hope and wish all the best to all the aspirants and all my juniors and all other for all other staff. I want just say thank you so much, sir. It has been a while that I have visited the college, but through this initiative, it's like a homecoming back to the college. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. So,